बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा है। आज सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। इधर निफ्टी बैंक में निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखी है। निफ्टी बैंक के दिन ऊपरी स्तर से करीब बंद हुए। कैसे रहा मार्केट का हाल बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन कहें या बोले हम इस साल की आखिरी मंथली एक्सपायरी, आज भी बाजार की हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी विदाउट गेन विदाउट लॉस आज फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ बंद हुआ है। मिड कैप में भी कुछ ज्यादा हमें रुझान देखने को मिला नहीं है। हालांकि आज जो बैंकिंग शेयर्स है वहां पे एक रुझान पॉजिटिव साइड में रहा है और स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी जो रैली है आज के सत्र में देखी गई है। काफी सारे ऑटो सेक्टर्स में अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिला है और परसों इनके नंबर्स भी आ जाएंगे दिसंबर के सेल्स के, तो वहां से भी जो एंटिसिपेशन है थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि इस टाइम पे निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे, तो देखिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे जो रेटिंग है इसकी AAA कर दी गई है AA+ से, तो उसके बाद ये अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ। हिंडाल्को मेटल शेयर्स में तो हम काफी लंबे सत्र से देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी जो है बनी हुई है। चांदी सोना ऐसे तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो और टाटा स्टील भी करीब करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो देखिए मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला। इटर्नल, इन्फोसिस और टाटा कंज्यूमर, यानी कि हम देखें पूरे ही आईटी पैक में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आज के सत्र में देखा गया है और एफएमसीजी पैक भी थोड़ा बैकफुट पे खेलता हुआ नजर पड़ा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए आईओबी यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम गेन्स देखने को मिले हैं, करीबन 6% की बढ़त के साथ। सेल यहाँ पे कल भी तेजी थी, आज भी तेजी बनी हुई है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करी जाए तो 5% का अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में देखिए डिफेंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है हमें डेफिनेटली आज के सत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय एक्साकॉम 3.5%, सोलार इंडस्ट्री 3.25% और सुंदरम फाइनेंस में करीब करीब 2.5% की कमजोरी देखी गई है। अगर बाकी के अगर काफी सारे बजिंग स्टॉक थे उनकी भी बात कर ली जाए तो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जो मेटल सेक्टर थे उसमें हिंदुस्तान कॉपर करीब करीब 9.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो यहाँ पे बोनस को लेके मैनेजमेंट की तरफ से बातचीत हो रही है, उसके बाद ये रुझान देखने को मिला है। केपीआई ग्रीन के अंदर वॉल्यूम गेन काफी अच्छा खासा देखा गया है, तभी देखिए 17% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली। और श्रीराम फाइनेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कल भी ये हमारी लिस्ट में था और आज भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखा गया है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट अपने जो वीकेंड मोड है, अपना जो वेकेशन मोड है उसमें जा चुका है। मेजर इंडाइसेस ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। तो कल से निफ्टी इंडाइसेस की तस्वीर बदलने वाली है। क्या बदलाव होंगे, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यतिन मोता के पास। यतिन, कल से निफ्टी इंडाइसेस में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो रीबैलेंसिंग होती है वो दिसंबर क्वार्टर एंडेड वाली है और निफ्टी बैंक में सेबी के अधिनियम चेंज होने के बाद अब 16 स्टॉक्स का समावेश आप हायर साइड पे देखेंगे। लेकिन अभी जो है कम से कम 14 स्टॉक्स का समावेश निफ्टी बैंक में हो रहा है, तो जो संख्या है वो 2 से बढ़ रही है। तो 2 इंक्लूजन निफ्टी बैंक में होंगे। और अगर हम बात करें तो कोई एक स्टॉक में बड़ा वेटेज निफ्टी बैंक में नहीं हो सकता है, जिसके कारण लार्ज कैप बैंक जैसे कि HDFC ICICI के वेटेज कट होंगे। सबसे पहले पिक्चर देते हैं आपको लार्ज कैप स्टॉक्स की, क्योंकि निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, CPSE इंडेक्स और बहुत सारे इंडेक्स में बदलाव होने वाले हैं। जहां सबसे ज़्यादा इन्फ्लो होने वाला है वो ऑटो स्टॉक्स में होने वाला है। तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, आइशर मोटर्स की बात करें, मारुति सुजुकी, इन सभी स्टॉक्स में 700 से 850 करोड़ के बीच की बाइंग फ्लो आपको आती हुई नजर पड़ेगी ब्रोकरेज एस्टिमेट्स के हिसाब से। इसके अलावा एशियन पेंट्स और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में पिक्चर थोड़ा अलग है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ वेटेज कम हो रहा है, तो यहाँ आपको लगभग 1300 करोड़ से ज़्यादा की आउटफ्लो दिखाई पड़ेगी। और अगर हम BEL, इन्फोसिस और HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ 600, 700, 750 करोड़ तक के सेल फ्लोज आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये सारे स्टॉक्स आज थोड़े बहुत सेशन में आपको वीक दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक में 2 एंट्री होगी, येस बैंक और यूनियन बैंक, जहाँ लगभग आपको 300 करोड़ के इनफ्लोज दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही यतिन, कल से वायदा में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए नए सीरीज का आगाज होगा और जनवरी 2026 से बहुत सारे स्टॉक्स FNO से अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और यहाँ बदलाव भी हो रहे हैं लॉट साइज में। सो लॉट साइज की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो लॉट साइज है पहले 75 था और नए सीरीज में आपको ये 65 का लॉट साइज होता हुआ नजर पड़ रहा है। और इसी तर्ज पे निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आपको लॉट साइज हल्का फुल्का नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 4 स्टॉक्स जो
नई सीरीज से आपको शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहाँ सोलार में से वारी और प्रीमियर एनर्जीज 2 काउंटर्स हैं। इसके अलावा स्विगी और बजाज होल्डिंग जैसे काउंटर्स भी आपको एफएनओ सेगमेंट में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 4 अंदर आ रहे हैं और 4 बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जो स्टॉक जा रहे हैं एफएनओ में से, उसमें से HFCL, NCC, टीटागढ़ रेल और साइंट जैसे काउंटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। यतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात हाल में लिस्ट हुई न्यू एज कंपनियों की। न्यू एज के कुछ शेयरों में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला, तो कुछ कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के बाद हाई पर नहीं टिक पाए हैं। न्यू एज शेयरों के प्रदर्शन और ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए मेरे सहयोगी होरमास फटाकिया मौजूद है। होरमास, क्या है पूरी खबर? 5 नए एज की कंपनीज, जैसे आप आईपीओस का जिक्र कर ही रहे थे, तो ये न्यू एज कंपनीज के लिए भी एक आईपीओस का साल रहा था। तो हमने 5 ऐसी कंपनीज को सिंगल आउट किया है इस लिस्ट में, जहां पर ग्रो, लेंसकार्ट, पाइन लैब्स, अर्बन कंपनी और फिजिक्स वाला। स्ट्रीट अभी भी बाजार जो है थोड़ा सा वार्म अप हो रहा है। अब तक इतनी ज़्यादा एनालिस्ट कवरेज आई नहीं है इन सारे स्टॉक्स के लिए, लेकिन लेंसकार्ट पर सबसे ज़्यादा है, जिसकी हमने सबसे ज़्यादा चर्चा भी की थी आईपीओ को लेकर के, उसके वैल्यूएशंस को लेकर के। एक कॉमन फैक्टर है जो इन पांचों को अपने साथ रखता है, वो ये है कि इन पांचों जो आईपीओज है वो अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई से सब्सटैंशियली नीचे है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इन पांचों स्टॉक्स में देखने मिली है। फिर चाहे वो अर्बन कंपनी हो जो कि अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई से 40% नीचे है, या चाहे वो ग्रो हो, फिजिक्स वाला हो जो 20% नीचे है, पाइन लैब्स 20% नीचे है अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई से। एक और कॉमन फैक्टर ये है कि भले ही ये पोस्ट लिस्टिंग हाई से नीचे हो, लेकिन अभी भी अपने इश्यू प्राइस से ऊपर ही है। ये पांचों की मैं बात कर रहा हूं। फिर चाहे वो 6% के रिटर्न्स पाइन लैब्स के हो, या ग्रो के जो हो 62% के रिटर्न्स आपको देखने मिल रहे हैं। हालांकि ज़्यादा एनालिस्ट कवरेज है नहीं, लेकिन जेफरीज ने हाल फिलहाल में ही ग्रो पर कवरेज की शुरुआत की थी। 180 रुपए के लक्ष्य दिए थे, और साथ ही में उन्होंने ये कहा था कि उनके पास काफ़ी ऐसे मोड है जो कि वो एक 35% की ईपीएस ग्रोथ का कैगर दे सकते हैं आने वाले 3 वर्षों में। और बावजूद इसके कि उनकी ग्रोथ रॉबिनहुड जो कि यूएस का लिस्टेड एक ब्रोकिंग फर्म है उनसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो वैल्यूएशन डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। और वेल्थ मैनेजमेंट जो उनका बिजनेस है उसमें अगर ग्रोथ में तेजी हुई तो लक्ष्य में और 5% का इजाफा हो सकता है। लेंसकार्ट की हमने सबसे ज़्यादा चर्चा की थी, तो लेंसकार्ट का एक बुल केस सिनेरियो है, एक बेयर केस सिनेरियो है। मैक्वेरी ने कवरेज की शुरुआत करते हुए 530 रुपए के लक्ष्य दिए थे, कहा था कि उनके ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन लिस्टिंग से पहले ही एम्बिट ने लक्ष्य की बिकवाली की राय देते हुए 339 रुपए का लक्ष्य दिया था, और कहा था कि ये जो कंसिस्टेंटली निवेश करने की जरूरत पड़ेगी उससे बैलेंस शीट पर दबाव बना रहेगा। तो ये एक मैक्वेरी का एक बुल और बेयर था। मैक्वेरी ये कह रहा है कि क्षमता के बेहतर इस्तेमाल से मार्जिन्स को सहारा मिलेगा, लेकिन एम्बिट ये कह रहा है कि ये जो कंसिस्टेंट निवेश की वजह से फ्री कैश फ्लो जो है वो FY28 में ही पॉजिटिव हो पाएगा। अब अगर देखें, मैक्वेरी ने कहा था कि ROIC जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल है वो आने वाले 3 वर्षों में तिगुना हो सकता है। एम्बिट ये कह रहा है कि उनका ROCE और ROIC दोनों अपने पीयर्स से काफी कम है, इस लिहाज से उनके वैल्यूएशन को जिस तरह का प्रीमियम मिल रहा है वो मायने नहीं रखता, वो वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफाइड नहीं है। वही दूसरी तरफ पाइन लैब्स पर भी एक बुल और बेयर केस सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। जेफरीज ने 300 रुपए के लक्ष्य दिए थे, एमके ने 225 के लक्ष्य दिए थे। एमके ये कह रहा है कि अन्य कंपनियों से कमजोर डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि जेफरीज ये मान रहा है कि रेवेन्यू में कैगर 23% का कैगर है, मार्जिन में सुधार हो सकता है। जबकि एमके ये कह रहा है कि सभी शेयरों में सेगमेंट्स में मार्केट शेयर में गिरावट देखने मिल रही है पाइन लैब्स में। और जेफरीज ये कह रहा है कि डिस्काउंट है वैल्यूएशन का, लेकिन एमके ये मान के चल रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है पाइन लैब्स का अच्छा नहीं है। अर्बन कंपनी पर अब तक कोई बुलिश रिकमेंडेशन नहीं आई है, लेकिन एक कंसेंसस व्यू ये है कि जो ज्यादातर ग्रोथ अर्बन कंपनी की है वो भाव में शामिल है, और जो इंस्टा हेल्प जो उनकी नई यूनिट है उसमें जब तक वो निवेश करते रहेंगे उसमें नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता रहेगा। अब आगे इनके क्या ट्रिगर्स है? आगे इनके बड़े ट्रिगर ये है कि पहले तो इनके लॉक इन्स खत्म होंगे, तो जाके सप्लाई आएगी बाजार में, तीसरी तिमाही के नतीजे होंगे। बाजार को इसकी भी चिंता होगी कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप क्या है, और जैसे जैसे मिनिमम शेयर होल्डिंग से कंप्लाई करने के लिए प्रमोटर्स भी अपने जब शेयर्स बेचेंगे तब जाकर के और सप्लाई आएगी, तब ये सारे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं इस पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर होगी। शुक्रिया हुरमाज इस पूरी जानकारी के लिए। साल 2025 अब खत्म होने को है, ऐसे में 2026 में बाजार की कैसी रहेगी चाल और कौन से सेक्टर करेंगे आउट परफॉर्म, साथ ही किन सेक्टर पर रह सकता है दबाव, ब्रोकर्स की क्या है राय, बता रही है कंचन। साल 2026 की बात करी जाए तो सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस ये मान रहे हैं कि हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 29,000 से लेके 30,000 तक। आपकी स्क्रीन पे आ गया है जेपी मॉर्गन मैक्वेरी 30,000 कोट कर रहे हैं, नोमुरा
300 कोट कर रहे हैं बोफा 29,000, और साथ में गोल्डमैन की बात करी जाए तो 29,000। ये भी मान के चल रहे हैं कि साल 2026 के अंत तक हमें ये नंबर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें अच्छा खासा दमखम दिख सकता है। और यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें सेंसेक्स की भी, तो उससे पहले वो स्क्रीन पे लेके आते हैं। और सेंसेक्स में मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि 95,000 तक के टारगेट्स, और HSBC मान रहा है 94,000 तक के टारगेट्स। सेक्टर वाइज बात करी जाए तो देखिए NBFC यहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंकिंग, IT, फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे लिस्ट खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा डिफेंस, OMCs, टेलीकॉम और ऑटो में भी अच्छा दमखम देखने को मिल सकता है। लेकिन कहाँ से आपको निराशा हाथ लग सकती है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए इंफ्रा, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और एनर्जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्रेशर आता हुआ दिखाई दे। अब सबसे इंटरेस्टिंग जिसका आपको काफी देर से इंतजार होगा, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे इस टाइम पे बुलिश नजरिया हमें दिखाई दे रहा है ब्रोकरेज हाउस का। तो सबसे पहले बात करते हैं HSBC की। इनका जो बुलिश नजरिया है वो है हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल में। और इस टाइम पे वो भरोसा किन स्टॉक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ में SBI और ICICI लॉम्बार्ड। आगे बढ़ा जाए और जेफरीज की पिक्स की बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और चोला फाइनेंस में यहाँ पे बुलिश अप्रोच है उनकी। और बेयर इस टाइम पे है वो अंबुजा सीमेंट, लोधर डेवलपर्स और साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर में। और अब बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल की। तो इस टाइम पे उनकी बुलिश अप्रोच है भारती एयरटेल, ICICI बैंक और SBI। और इस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप से आपको थोड़ी सी दूरी बरतनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल 2026-2025 के कंपैरिजन में अच्छा हो सकता है। गर्दिश में हो तारे, ना घबरा ना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे। 2026 में हिम्मत रखनी पड़ेगी। पहली बार मैंने आपको गाते हुए सुना है, तो उसके लिए बहुत बिल्कुल तालियां। अगर मैं दो मिर्जा गालिब से इंस्पायर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। तेजी में निवेश सब करे, मंदी में करे न कोई, मंदी में भी निवेश करे, तेजी उसी की हो। अरे वाह, शानदार, बिल्कुल। कहते हैं ना कि if you can't love me when I am bad, then you don't deserve me when I am good. और आज हम आवाज अड्डा में 2025 में हुए रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे हैं। रिफॉर्म एक्सप्रेस जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें कि देश की एयरलाइंस इस वक्त पायलटों की भारी कमी से जूझ रही है। हालात ऐसे हैं कि कैप्टन को लाखों रुपए ज्वाइनिंग बोनस के ऑफर मिल रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं केतन जोशी से। केतन, क्या चल रहा है पायलट्स की हायरिंग में? देखिए, इंडिगो संकट के बाद DGCA ने नियम और कड़े कर दिए हैं, यानी कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग लिमिट है वो काफी कम कर दी है। यानी कि जो पहले पायलट की उड़ानों का समय रहता था उसमें काफी कटौती आई है। और इसका असर ये हुआ कि जो अनुभवी पायलट है उनकी काफी कमी बरतने लगी। और जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक पायलट अगर एक एयरलाइंस छोड़कर दूसरी एयरलाइंस में जाता है तो उनको 50 लाख तक का बोनस भी ऑफर किया जा रहा है। जिस तरह से नए नियम लागू हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़े ही समय में पायलट की कमी दूर होने वाली नहीं है। यानी कि अनुभवी पायलट की लगातार कमी रहेगी और इसके चलते उनको बोनस भी इस तरह से ऑफर किए जाएंगे। कुछ एयरलाइंस ने तो अभी से पायलट की जो अलग अलग ड्यूटी है उसको भी कुछ अच्छी तरीके से उनको सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में भी देना शुरू कर दिया है। जैसे कि एक शब्द है टेल स्विफ्ट, यानी कि एक जहाज से पायलट दूसरे जहाज में जब जाता है तो काफी सारी चेकिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। और कुल मिलाकर 1 से 2% की वृद्धि अभी से देखने को मिल रही है। जो बोनस मिलता है वो अतिरिक्त, लेकिन जो पायलट एसोसिएशन का कहना है कि ये इतना जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत तो हो गई है। तो आने वाले समय में भी पायलट को लेकर एक एयरलाइंस से दूसरी एयरलाइंस तक यही रसाकसी रहने वाली है। और अगले ही साल यानी कि मार्च तक दूसरी और 3 एयरलाइंस शुरू होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि पायलट की इस तरह की कमी
खलने वाली है और आगे जाकर उसके बोनस में भी इस तरह की अलग अलग एयरलाइंस है वो वृद्धि करती भी दिख सकती है। जी शुक्रिया केतन जी इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से दिसंबर में हवा की क्वालिटी 7 साल से सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। धुंध और स्मॉग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। उत्तर भारत के अंदर सर्दी लगातार बढ़ रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे की चादर ने ढक लिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार कई इलाकों के अंदर 400 के पार ही पहुंच गया है। तो अगर इससे मैं बात करूं दिसंबर की हवा की, तो दिसंबर की हवा अपने 7 साल के सबसे निचले स्तर के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। सबसे खराब हवा आपको दिसंबर के अंदर देखने को मिली है। आगे भी कोई राहत का अनुमान यहाँ पर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन 30 और 31 दिसंबर को जो कोहरा है वो पूरे उत्तर भारत के अंदर रहेगा, जिससे कि एयर क्वालिटी लगातार खराब ही बनी रहेगी। और इससे के चलते इसका असर फ्लाइटों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल 200 से ज्यादा फ्लाइट देरी में से उड़ी थी, जबकि 120 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई थी और बहुत सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया था। तो अगले 2 दिन तक इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को कुछ इलाकों के अंदर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, जिससे नए साल के अंदर लोगों को थोड़ी सी दिल्ली की जो हवा है उसमें थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। तब तक उससे पहले कोई भी राहत दिल्ली वालों को नहीं लग रही है। तो खासतौर पर ये एयर क्वालिटी ऐसी ही बनी रहेगी। असीम मनचंदा, CNBC सेवा, दिल्ली। अगर आप नए साल में मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय है। जल्द ही मोबाइल हैंडसेट महंगे हो सकते हैं क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है और लागत बढ़ रही है। देखिए असीम मनचंदा की एक खास रिपोर्ट। 2000 में आपके मोबाइल हैंडसेट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना घर बना लिया है और AI का तेजी से बढ़ता ये चलन मोबाइल हैंडसेट्स को महंगा कर सकता है। AI की वजह से फोन में मेमोरी और स्टोरेज की जरूरत बढ़ गई है, जबकि दुनिया में इस वक्त चिप की कमी चल रही है और सेमीकंडक्टर की कीमतें बढ़ रही हैं। अब तक प्रीमियम माने जा रहे फीचर्स अब मोबाइल की जरूरत बन गए हैं। लिहाजा मोबाइल कंपनियां इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। Another 15 to 20% hike is expected in Q1 2026. Now, what that means is the OEMs will be under a lot of pressure to pass on this cost to the consumers, because from the bills of material perspective, the increase in the smartphone BOM is already 8 to 13%, depending on which price tier you look into. Obviously, the entry to mid tier is the most impacted as of now, and that is where we have seen most of the price hike. भारत में मोबाइल के करीब 90% पार्ट्स का आयात होता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से आयात महंगा हो रहा है। मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली चांदी भी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। तो जो रुपी है वो कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, और हमारा सारा इंपोर्ट ही करना पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम वो इंपोर्ट ही कर रहे हैं कंपोनेंट्स जो स्मार्टफोन में जा रहे हैं। तो इस वजह से अभी जो हमारे OEMs हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको प्राइस इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा। अभी तक कंपनियां लागत ग्राहकों से वसूलने से कतरा रही थी और अपने मार्जिन में कमी कर रही थी, लेकिन नए साल में नया ट्रेंड आपके मोबाइल को 10 से 15% तक महंगा कर सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है या रिन्यू कराना है तो ये खबर आपके लिए है। अब जरूरी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में मौजूद है तो आप आसानी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाना हो तो डॉक्यूमेंट जुटाना एक काम होता है। कई बार पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर पता लगता है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। ऐसे में इंटरव्यू डेट फिर से लेनी पड़ती है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। लेकिन अब पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर आपको सीधा डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। भारत सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने अपने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के थ्रू ये जो डिजी लॉकर इशूड डॉक्यूमेंट्स लास्ट मोमेंट तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के टोकन इशू होने से पहले तक अपलोड करने की जो सुविधा दी है, इसको इस्तेमाल करके लोग अपने प्रोसेसिंग को जल्दी करवा सकते हैं। और मेरी सभी से अपील है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। इससे उनके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आसान होगी और हमारे लिए भी काम सुविधाजनक होगा। 2023 में 1.5 करोड़ लोगों ने पासपोर्ट बनवाया या रिन्यू किया।
हर साल हजारों लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। अब लोग खुश हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला और ये सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं कभी भी डॉक्यूमेंट भूल जाऊँ या कुछ भी ऐसा हो तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और सेकंड के ये लिंक हो जाता है, तो ये ज़रूरत नहीं होती है कि सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेकर आने की। तो ये अच्छी सुविधा है। तो रिन्यू करना हो या नया पासपोर्ट करवाना हो, तो ये सुविधा सरकार ने जो स्टार्ट की हुई है, प्लीज़ आप यूज़ कीजिए, तो ये अच्छी है। पासपोर्ट सेवा सॉफ्टवेयर 2.0 के इस बदलाव से घर बैठे आसानी से पासपोर्ट प्रोसेस करवाया जा सकता है। डिजी लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करके आप अपना पासपोर्ट आसानी से निकलवा सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आपके जरूरी डॉक्यूमेंट अगर उसमें सेव है तो आगे जाकर अन्य सुविधा का भी आप लाभ ले सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईटी मंत्रालय ने अभद्र और अश्लील कंटेंट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरीज जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से ऐसे कंटेंट पर सख्ती करने और इसे हटाने को कहा है। एडवाइजरीज की ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पर अभद्र और अश्लील कंटेंट फैला हुआ है। अब सरकार ने भी इसको लेकर के सख्ती करने की शुरुआत कर दी है। सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी जारी करके कहा है कि आपके यहाँ पर जो भी इंडिसेंट, वल्गर या ऑब्सीन कंटेंट है, आप उसके ऊपर सख्ती बरतें, उस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं और जब आगे कोई भी कंटेंट अपलोड हो उसको आप उसकी जाँच करें और उसके बाद ही उसको अपलोड होने दिया जाए। सरकार ने यह भी कहा कि उसको बहुत सारे स्टेक होल्डर से शिकायतें मिलती, संसद में इसका मामला उठा था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका मामला उठाया और कई बार कोर्ट में भी इसका मामला उठ चुका है। तो ऐसे में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको इनके ऊपर इस ऐसे कंटेंट के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। इसको अपने प्लेटफॉर्म से शिकायत मिलने के अंदर 24 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो सोशल मीडिया कंपनी उनको निर्देश दिए कि आपका जो शिकायत मैकेनिज्म है आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके यहाँ पर शिकायत कर सके और 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे कंटेंट को हटाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन बंगाल की शुरुआत ममता बनर्जी के साथ वार पलटवार के साथ हुई। अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। टीएमसी को बंगाल की डेमोग्राफी बदलने और घुसपैठ को बढ़ावा देने का गुनहगार बताया। वहीं ममता बनर्जी ने अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर दे, और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। दुशासन बाबू एসছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, बांग्लादेश तारा वोटर। तो नए साल 2026 के जश्न का इंतजार है। एक दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों पर और धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ करके अपने आराध्य के दर्शन करके नए साल का स्वागत करता दिख रहा है। कई जगह हालात ऐसे बने हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से समझिए कि कैसे लोग नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। साल खत्म होने को है और 2025 में डिजिटल दुनिया का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया, 2025 में किस कंटेंट ने सबसे ज्यादा धमाल मचाया, इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।